हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और इस करंट फोर्स वीडियो में सबसे पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है। 24 भाषाओं में किन्हें मिला ही अवार्ड, कौन कौन व्यक्ति हैं, उन सब के बारे में जानेंगे अलग अलग क्वेश्चन के जरिए। इसके बाद देखेंगे कि बाइडेन के बाद किसको चीफ गेस्ट बनाया गया है गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए। CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट, उसकी जगह नया कानून के लिए संसद में जो विधेयक पास किया गया है, पारित कर दिया गया है, तो उसके बारे में जानेंगे कौन कौन से नए कानून बनेंगे और क्या इफेक्ट होने वाला है, इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मैराथन वीडियो आ चुका है और अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, उसका लिंक भी अवेलेबल है। और 1500 MCQ हैं और काफ़ी मदद मिलेगी आपको, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, बाइडेन यानी जो बाइडेन के इनकार के बाद भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 का मुख्य अतिथि बनाया है? आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। तो उनको इनविटेशन भेजा गया 75वें रिपब्लिक डे इवेंट के लिए और उन्होंने इसको स्वीकार भी कर लिया है। जो रिपब्लिक डे इवेंट होगा तो भारत सरकार की ओर से इसके औपचारिक रूप से निवेदन किया गया, निमंत्रण भेजा गया। उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन का ट्वीट भी देख रहे हैं आप कि उन्होंने कहा कि हाँ, हम मौजूद रहेंगे यहाँ इस बार, ठीक है। और इससे पहले आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि मुख्य अतिथि जो बाइडेन थे, लेकिन उन्होंने कुछ व्यस्तताओं की वजह से आने से इनकार कर दिया था 26 जनवरी को और उसकी वजह से क्वाड समिट भी स्थगित हो गई है, ठीक है। तो इस बार मुख्य अतिथि होने जा रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन। और यहाँ आपको बता दूँ कि ऐसे छठे व्यक्ति हैं वो फ्रांस के जो कि गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट बन रहे हैं। इससे पहले 5 बार वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति रह चुके हैं चीफ गेस्ट, ओके। और अगर सवाल हो कि 2023 में कौन थे चीफ गेस्ट गणतंत्र दिवस समारोह में 26 जनवरी को, तो वो मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल फतह अल सीसी, 2023 26 जनवरी को, ठीक है। और नेक्स्ट होंगे कौन? इमैनुअल मैक्रोन, ओके। और ख़ास बात आपको चर्चा कर दूं आपके सामने कि इस बार गणतंत्र दिवस परेड समारोह में सिर्फ महिलाएं देखने को मिलेंगी। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर जो परेड होने वाला है वहां पर परेड के अलावा जो मार्चिंग दस्ता है, झांकी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वहां भी सिर्फ महिलाएं ही नजर आएंगी और ऐसी थीम रखी गई है इस बार की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं। कौन है विजेता? आंसर होगा इसका संजीव, ठीक है। कौन? संजीव। तो उनको क्यों मिला ये? तो उनका एक उपन्यास है और उसका नाम है मुझे पहचानो। ये मुझे पहचानो इसके लिए मिला है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने अब तक करीब 150 कहानियाँ और 14 उपन्यास लिखे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मुझे पहचानो के लिए संजीव जो राइटर हैं उनको मिला है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। इंपॉर्टेंट ये होता है एग्जामिनेशन के लिए, साहित्य अकादमी से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं। कौन है विनर? आंसर होगा नीलम शरण गौर। कौन? नीलम शरण गौर। और उनकी ये बुक है, अंग्रेजी उपन्यास है और उसका नाम है, आप देख रहे हैं, रिक्विएम इन राग जानकी। तो इसके लिए इनको मिला है ये साहित्य अकादमी अवार्ड, मतलब विनर है, जल्द ही मिल जाएगा। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली है, मूलतः अंग्रेजी उपन्यासकार है, ठीक है। और अब क्या करते हैं, अब पूरी लिस्ट देख लेते हैं अलग अलग जो भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उन सब की, ठीक है। इसका अनाउंसमेंट ना अभी हाल ही में हुआ है, 2-4 दिन पहले की बात है, ओके। तो अलग अलग भाषाओं में ये पूरा आप देख रहे हैं। हिंदी में मुझे पहचानो के लिए मिला संजीव को, ठीक है। अंग्रेजी में रिक्विएम इन राग जानकी उपन्यास है नीलम शरण गौर को। असमिया में मिला है प्रणव ज्योति डेका को। बांग्ला भाषा में स्वप्नमय चक्रवर्ती। बोडो में नंदेश्वर दयमारी। डोगरी में विजय वर्मा। गुजराती में विनोद जोशी। कन्नड़ में लक्ष्मीशा तोलपाड़ी, ठीक है। कश्मीर में मंशूर बनीहाली। कोंकणी में प्रकाश एस पणिक्कर। मैथिली में बासुकीनाथ झा। मलयालम में ईवी रामकृष्णन। मणिपुरी में सोरो खैबम
गंभिनी को मिला है। मराठी में बात करेंगे तो कृष्णत खोत को, नेपाली में जुधाबीर राणा को, उड़िया में आशुतोष परिदा को, पंजाबी में स्वर्णजीत सावी को, ओके, राजस्थानी में गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को, संस्कृत में अरुण रंजन मिश्र को, संताली में तारासीन बस्की को, सिंधी में विनोद आसुदानी को, तमिल में राजशेखरन को, तेलुगु में टी पतंजलि शास्त्री को, और उर्दू भाषा के लिए सादिका नवाब सहेर, सादिका नवाब सहेर। तो इन सबको मिला है। तो ये जो दोनों देख रहे हैं ना पूरी लिस्ट, मतलब 24 भाषाओं में, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और जो जिस राज्य से संबंधित है जो लैंग्वेज, उसे उस राज्य के लैंग्वेज से संबंधित चीज़ों को याद रखना है। जैसे पंजाब के लोगों को पंजाबी बिल्कुल ध्यान में रखना है किसको मिला है, ठीक है। गुजरात के लोगों को गुजराती, बंगाल के लोगों को बंगाली, इन सब, ओके। मैथिली, जैसे बिहार का कोई एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो मैथिली आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। हिंदी और अंग्रेजी तो बिल्कुल ध्यान रखना ही चाहिए। राजस्थान के लोग राजस्थानी में किसको मिला है वो ध्यान रख लें, याद कर लें, तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये साहित्य अकादमी अवार्ड है और साहित्य के क्षेत्र में भारत का ये सबसे उत्कृष्ट, सबसे बेस्ट अवार्ड माना जाता है। 24 भाषाओं में इसकी घोषणा की गई है और उसमें अभी 9 पुस्तकें, 6 उपन्यास, 5 लघु कथाएँ, ये सब हैं। और साहित्य अकादमी जो बोर्ड है वो एक सिलेक्शन कमेटी बनाता है और उसी के आधार पर ये तय होता है। वही लोग सेलेक्ट करते हैं कि किनको दिया जाए। और अवार्ड के दौरान तांबे की प्लेट, शॉल और 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। और ये संस्कृति मंत्रालय का एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को, मुख्यालय न्यू दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन है इस वक्त साहित्य अकादमी के, तो वो है माधव कौशिक। तो साहित्य अकादमी की बात की है तो एक बार साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किनको मिलने का ऐलान किया हुआ है पहले, उसके बारे में भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किस लेखक को दिए जाने की घोषणा हुई है? अतुल कुमार राय। क्या नाम है? अतुल कुमार राय। और किसके लिए? चांदपुर की चंदा के लिए उनको ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए किन्हें चुना गया है? तो उनका नाम है अनिरुद्ध कनिसेट्टी। क्या नाम है? अनिरुद्ध कनिसेट्टी। और उनको किस लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है? तो लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन, सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्याज टू द चोलाज, इस बुक के लिए। और एक वो इतिहासकार हैं अनिरुद्ध कनिसेट्टी और उनको इसके लिए चुना गया है, ठीक है। और अब विजेताओं की लिस्ट देख लीजिए अलग अलग भाषाओं में। मेन जो आपको याद रखने की ज़रूरत है वो साहित्य अकादमी, जो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था, ठीक है। ये है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो हिंदी अंग्रेजी तो आप ध्यान रखिए और जो भी जिस भाषा से संबंधित है उसका वो ध्यान रख लें, ठीक है। अलग अलग भाषाओं में ये देख लीजिए, टोटल 24 भाषाओं में ये सब है। या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और हाँ, अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो एक मेंबरशिप प्लान है करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए, ये वाला। और इसका बहुत मामूली सा प्राइस है। इसके ज़रिए आप अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक करंट अफेयर्स का अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। वीकली PDF होता है, मंथली PDF और ईयरली PDF, ठीक है। और उसमें भी कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है और डेली मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, वीकली मॉक टेस्ट और मंथली मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का। इस मेंबरशिप के साथ आप पिछले भी सालों के तमाम जो करंट अफेयर्स है वो भी देख सकते हैं। 2023 का पूरा मिल जाएगा, 2022 का भी मिल जाएगा और अगले 1 साल तक अपडेट मिलेगा। साथ में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं, ओके। और यूपी पुलिस का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसका भी टेस्ट सीरीज़ बस एक आध दिन में अवेलेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के बारे में, ठीक है। क्या है? बाल साहित्य पुरस्कार के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा कि साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे चुना है? आंसर का सूर्यनाथ सिंह, ठीक है। किसे? सूर्यनाथ सिंह। और किसके लिए? कौतुक ऐप के लिए चुना है। कथाकार हैं वो सूर्यनाथ सिंह।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे चुना है? आंसर होगा सुधा मूर्ति। ठीक है, और उनकी बुक है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, तो उसके लिए ये अवार्ड के लिए चुना गया है उनको। भारतीय शिक्षिका हैं, लेखिका हैं, इन्फोसिस फाउंडेशन की वो अध्यक्ष हैं और एन नारायण मूर्ति उनकी वाइफ हैं वो। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि जो अलग अलग भाषाओं में जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो किन्हें दिया जा रहा है। देखिए, बाल साहित्य का मतलब बच्चों के पढ़ने के लिए जो लिखे जाते हैं, जो लोग लिख रहे हैं उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, बच्चों को नहीं दिया जा रहा, बल्कि बच्चों के लिए जो साहित्य लिखा जा रहा है उसके लिए अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, तो हिंदी अंग्रेजी जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो तो आपको ध्यान में रखना है, बाकी जो लैंग्वेज के हैं ये सब देख रहे हैं आप, तो वो सब भी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो संबंधित भाषा से के इलाके के हैं, जैसे असम के लोग असमिया, ओके, कन्नड़ यानी कर्नाटक के लोग कन्नड़, गुजरात के लोग गुजराती, ये सब जो है ना वो ध्यान रख लें। ठीक है, तो इसके हालांकि 23 ही लैंग्वेज के जो है ना अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई है। आमतौर पे 24 की होती है, एक नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे और आपको ये समझना ज़रूरी है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और चर्चा वगैरह के लिए भी अगर आप किसी से डिस्कशन करते हैं तो ये समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन होगा, शीतकालीन सत्र में पारित विधेयक में इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है? जो विधेयक पास किया गया है उसके ज़रिए, तो आंसर होगा भारतीय न्याय संहिता, इसको शॉर्ट में कहेंगे BNS। तो आईपीसी की जगह BNS आ रहा है। ओके, विधेयक का नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता BNS द्वितीय विधेयक 2023। यहाँ द्वितीय क्यों लगा हुआ है? ये द्वितीय इसलिए लगा हुआ है कि इससे पहले भी मानसून सत्र में विधेयक पेश किया गया था, बाद में ये एक समिति को भेज दिया गया था इसे समीक्षा करने के लिए। फिर समिति की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद फिर से चेंज करके और सरकार ने इसको द्वितीय यानी दूसरा विधेयक वो संसद में पेश किया अभी शीतकालीन सत्र में, जो अभी हाल ही में 21 दिसंबर को जो सत्र समाप्त हुआ है उसमें। और राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने इसको पारित कर दिया और इसी के ज़रिए अब आईपीसी को ख़त्म करने का प्रावधान है और उसकी जगह BNS लागू हो जाएगा, भारतीय न्याय संहिता। अंग्रेजी में भी BNS को हम भारतीय न्याय संहिता ही कहेंगे, उसका कोई अंग्रेजी में इंडियन जस्टिस इस तरह से कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात। और इसमें क्या क्या कुछ चेंज है, और हाँ एक और बात बताऊं कि आईपीसी का मसौदा किसने बनाया था? तो मैकाले ने बनाया था, थॉमस बबिंगटन मैकाले ने। ठीक है, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बना था और 1834 में आयोग ने इसकी सिफारिश की थी और फिर 1862 में ब्रिटिश शासन के दौरान ये आईपीसी लागू हुआ था। लेकिन आईपीसी की समीक्षा की गई थी जब भारतीय संविधान बन रहा था, उसके बाद जब नई सरकार बनी थी आज़ादी के बाद, तब उसने पूरी समीक्षा की और उसमें से जो भी ऐसी चीज़ें थी जिसको हटाना चाहिए था तो हटा दिया गया था और फिर इंडियन पीनल कोड वो लागू था। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि हम अब BNS लागू करेंगे और उसके लिए संसद से विधेयक पारित भी हो चुका है। तो अब राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, उसके बाद इसके कुछ नियम वगैरह बनेंगे और धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज इसको लागू किया जाएगा। तुरंत ये लागू नहीं होगा, तुरंत लागू करना, चूँकि पूरे देश भर में जो जस्टिस सिस्टम है उसी पर प्रभाव पड़ेगा सीधा, तो इसलिए धीरे धीरे इसको लागू किया जाएगा। क्योंकि आईपीसी पूरा लोगों ने रटा हुआ है आईपीसी, अब BNS जानना होगा क्योंकि बहुत सारी धाराएं जो है ना सेम नहीं है, बहुत सारी धाराएं बदल गई हैं, 420 कुछ और हो गया है, 302 कुछ और हो गया है। ठीक है, तो इसलिए और इसके बारे में सब जगह पढ़ना भी पड़ेगा, तमाम वकीलों को पढ़ना पड़ेगा, पुलिस को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, जजों को पढ़ना पड़ेगा और आम नागरिकों को भी समझना होगा कि अलग अलग जो धाराएं हैं वो क्या हैं नहीं है। इसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें बता दूं कि सामुदायिक सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। पहली बार छोटे मोटे जो अपराध हैं जैसे नशे में हंगामा करना या 5000 से कम की जो चोरी है, इन सब के लिए 24 घंटे की सज़ा या फिर 1000 रुपये जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सज़ा सुनाई जा सकती है। इससे अमेरिका, UK और कुछ यूरोपीय देशों में ऐसा है। और अभी क्या होता था कि ऐसे अपराधों के लिए जेल भेजा जाता था। मतलब कि क्या होता है ना कि छोटे अपराध से ही शुरुआत होती है, एक बार जेल गए
और जेल तो वैसे सुधार गृह माना जाता है, लेकिन मतलब कहा जाता है कि सुधार गृह है, मतलब सुधार करने जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर हो जाती है ट्रेनिंग। तो शुरुआत में ही अगर छोटे मोटे अपराध के लिए जेल ना भेजा गया, सामुदायिक काम करवाएगा। सामुदायिक काम का क्या मतलब है कि जज ये कह देंगे कि जाओ, अब आगे मतलब नियम कानून बनेगा, मैं कुछ बता रहा हूँ इस तरह से। हो सकता है कि ये हो जाए कि जज ये बोले कि ठीक है आप जाओ किसी वृद्धाश्रम में, आपको 10 दिनों तक वहाँ जाकर आपको सेवा करनी होगी। ठीक है, इस तरह के सामुदायिक जो सजा है ना वो सब दिया जाएगा। ओके, और भी कई सारे प्रस्ताव हैं इसमें। तो इसमें राजद्रोह कानून को ख़त्म कर दिया गया है, हालांकि उसके बदले कुछ दूसरे नाम से इसको पेश किया गया है ये भारतीय न्याय संहिता द्वितीय विधेयक में, और उसका एक धारा है वो राजद्रोह के जैसा ही है, लेकिन उस शब्द का, राजद्रोह शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इस अपराध को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला बताया गया। ठीक है, तो और उसमें ये बताया गया है कि अगर राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कृत्य होता है, चाहे बोलना हो या सांकेतिक हो या तस्वीरों के जरिए हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्यों ना हो, तो 7 साल की से लेकर उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। देश की एकता और संप्रभुता उसको खतरा पहुंचाना वो अपराध माना जाएगा। और आतंकवाद शब्द को भी यहाँ पर परिभाषित किया गया। ठीक है, एक्सप्लेन किया गया आतंकवाद शब्द क्या है, जबकि पुराना जो आईपीसी का धारा 124A था राजद्रोह, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिलीट कर दिया था, अमान्य घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त पहले ही, तो उस राजद्रोह में 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान था। ओके, लेकिन अब यहाँ पर क्या किया गया है, अब राजद्रोह शब्द को हटाकर ये लिखा गया है अपराध के बारे में कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला। ठीक है, और आतंकवाद को एक परिभाषा भी दी गई है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल से लेकर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है मॉब लिंचिंग के लिए। ठीक है, झूठी पहचान बताकर शादी करना, ये सब जो है ना, या रोजगार देने की बात करना, प्रमोशन की बात कर देना झूठे तरीके से, तो इन सबको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। गैंगरेप के लिए आजीवन सजा का उसमें प्रावधान रखा गया। ठीक है, 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ सेक्सुअल रिलेशन वो अपराध की श्रेणी में होगा, और इसमें मतलब आजीवन कारावास, 20 साल की सज़ा या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक का प्रावधान रखा गया। अब भगोड़ों को भी जो है ना वो सज़ा मिल सकेगी। सेशन कोर्ट के जज जो हैं वो पूरी प्रक्रिया करके वो किसी अपराधी के अनुपस्थित रहने पर भी, या फिर कहें भगोड़ा घोषित कर सकेंगे और उसकी अनुपस्थिति में ही ट्रायल कर सकेंगे। अभी क्या होता है कि कोई अपराधी अगर बाहर भाग गया तो ट्रायल वहीं रुक जाता है, क्योंकि अपराधी है ही नहीं। अगर अपराधी बाहर भाग गया है, भगोड़ा घोषित कर दिया गया, तो दुनिया में कहीं भी हो तो उसको सज़ा सुनाई जा सकेगी। जब भी वो पकड़ा जाएगा तो उतने वक्त के लिए वो जेल में काटना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर उसको सज़ा से बचना है तो वो न्याय की शरण में आए और फिर इस पूरे मामले की प्रक्रिया में जुड़ जाए। ठीक है, सज़ा माफ़ी की भी शर्तें पर इसमें कुछ की गई हैं। मौत की सज़ा सिर्फ आजीवन कारावास, और आजीवन कारावास को 7 साल की सज़ा में ही बदला जा सकता है। ठीक है, और ये सुनिश्चित करना होगा कि जो पॉलिटिकली प्रभाव वाले लोग हैं वो कानून से न बचें। ठीक है, सरकार जो है ना पीड़ित को सुने बिना 7 साल कैद या अधिक सज़ा वाले केस को वापस नहीं ले सकेगी। ओके, खुद ही नहीं, मतलब कि अगर कोई विक्टिम है और किसी को सज़ा दे दी जा चुकी है, ठीक है, तो अगर सज़ा इसका सरकार को कम भी करना है तो वो काम पीड़ित जो है उससे पूछे बिना नहीं हो सकता। सरकार यहाँ जो है वो सरकार इसको छोड़ नहीं सकती बिना इससे पूछे हुए। अगर ये रहम दिखाए तो भी ये छूट सकता है जो जिसको सज़ा मिली है उसे। तो मुझे लगता है बेसिक बातें जो ज़रूरी थी जानना वो सब जान चुके हैं आप। फिर इसके बारे में जब पूरा नियम कानून बनेगा फिर मैं और भी डिटेल में बताऊंगा, जब इसके बारे में जो ये विधेयक कानून बन जाएगा और फिर कानून का जो पूरा मसौदा कानून बन के आएगा फिर मैं और डिटेल बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को। आपके लिए काफ़ी मेहनत से बनाया जाता है कंटेंट।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा है क्या? हाँ, जब मानसून सत्र में विधेयक पेश किया गया था उस समय मैंने बताया था, लेकिन अभी थोड़ा चेंज हुआ है तो उसको चेंज के साथ बता रहे हैं। तो अब क्वेश्चन होगा, शीतकालीन सत्र में संसद में पारित विधेयक में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है? तो आंसर होगा बी, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? BNSS कहेंगे। ठीक है, तो सीआरपीसी की जगह अब BNSS कहलाएगा। और जो विधेयक है उसका क्या नाम है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS द्वितीय विधेयक 2023। ठीक है, तो इसके जरिए क्या होगा? सीआरपीसी वो बदल जाएगा। सीआरपीसी क्या था? सीआरपीसी तो पूरा नाम ही आप देख रहे हैं यहाँ पर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब किसी भी अपराधी को कैसे पकड़ना है, उसके बाद क्या क्या काम कार्रवाई करनी है, ये पूरा सब कुछ लिखा होता है। पुलिस ऐसे ही सब कुछ नहीं कर सकती है, तो उसमें जो जो प्रोसीजर बताया रहता है उसके आधार पर पुलिस को काम करना होता है, फिर जज को उसी के अनुसार काम करना होता है। और सपोर्ट में होता है आईपीसी, जो कि अब नाम उसका BNS हो गया। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। तो यहाँ सीआरपीसी के बदले अब BNSS कहलाएगा, जो पूरा प्रोसीजर होगा। ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ट्रायल कोर्ट को एक सीमित अवधि में ही इसके बारे में मतलब सज़ा का फैसला करना पड़ेगा। बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिल रहा है कि 3 साल में सज़ा का फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, देश में 5 करोड़ केस जो है वो पेंडिंग है, और चूँकि लंबे वक्त तक ट्रायल होता रहता है तो फिर उसकी वजह से ये केस पेंडिंग होते चले जाते हैं। और टोटल 5 करोड़ केस पेंडिंग है, उनमें से ट्रायल कोर्ट में यानी निचली अदालत में 4.44 करोड़ जो है ना वो केस है। तो ये सब प्रोसीजर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड है। संसद में पारित विधेयक में इंडियन एविडेंस एक्ट को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है? आंसर होगा भारतीय साक्ष्य संहिता, यानी BSS कहेंगे इसको। ठीक है, BSS कहेंगे। इसमें साक्ष्य से रिलेटेड पूरा मामला होगा। और विधेयक का क्या नाम है? तो भारतीय साक्ष्य संहिता BSS द्वितीय विधेयक 2023। ठीक है, तो ये होगा कि गिरफ्तारी के बिना भी नमूने लिए जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट के लिए ये प्रावधान होगा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए बिना जांच के लिए हस्ताक्षर, लिखावट, आवाज़, उंगलियों के निशान, ये सब नमूने देने के लिए कहा जा सकता है, ताकि पुलिस जो है ना वो इंक्वायरी पूरी कर सके। ठीक है, तो कौन से 3 कानून हैं जिसके बदले दूसरे कौन से कानून आ रहे हैं? तो इंडियन पिनल कोड यानी IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता BNS आएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC की जगह क्या आएगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता यानी BSS। ये चेंज करने का पूरा मामला है, जो कि हो जाएगा, संसद से पारित हो ही गया, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे और उसके बाद ये कानून बन जाएगा। तो टाइम लगेगा, ज़रूर टाइम दिया जाएगा कि इतने वक्त तक सारी तैयारी कर लें। कौन? पुलिस वाले, वकील, जज और तमाम उससे जुड़े हुए जो नागरिक हैं। देश भर के नागरिकों को तो जानना चाहिए IPC में क्या है, CRPC में क्या है, एविडेंस एक्ट क्या है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपको पुलिस बेवजह नहीं फंसा सकती है। क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 दिसंबर को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन होता है, और किसानों के लिए जो उन्होंने काम वगैरह किया था, नीतियाँ बनाई थी, तो इसकी वजह से भारत सरकार ने 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में 23 दिसंबर को किसान दिवस घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो आंसर होगा 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस दिन को 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो बन गया था, यानी राष्ट्रपति से सहमति मिल गई थी, तो उसी की याद में मनाया जाता है। 1986 में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था उसके लिए, तो उद्देश्य यही है इस दिवस का कि उपभोक्ताओं का जो शोषण है उसको रोकना और इसके बारे में प्रचार प्रसार करना।
तो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है। अगर सवाल हो कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है वर्ल्ड का, तो वह है 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का इसका 25 दिसंबर को। ठीक है, 25 दिसंबर को। क्यों इस दिन? इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन होता है। ठीक है, तो 2014 से भारत सरकार ने इस दिवस की घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कुछ वक्त पहले का है लेकिन ये रह गया था तो यहाँ मैंने दे दिया है। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ छूटे नहीं इसलिए। क्वेश्चन ये होगा, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? आंसर होगा कोजी याकुशो। कोजी याकुशो फिल्म परफेक्ट डेज के लिए ये अवार्ड मिला है, जापानी एक्टर हैं वो। ठीक है, तो अलग अलग अवार्ड की पूरी लिस्ट है यहाँ पर आप देख रहे हैं। जैसे पाल्मे डी ओर अवार्ड जो मिला है वो एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को मिला है और उसके जो डायरेक्टर हैं जस्टिन ट्रायट हैं। ठीक है, एक अवार्ड ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड वो जोनाथन ग्लेजर द्वारा निर्देशित जो फिल्म है द जोन ऑफ इंटरेस्ट उसे मिला है। जूरी अवार्ड भी मिला है फॉलन लीव्स को और उसके डायरेक्टर हैं अकी कौरिसमाकी। ठीक है, बेस्ट स्क्रीन प्ले मॉन्स्टर को मिला है और उसके लेखक हैं यूजी सकामोतो। बेस्ट स्क्रीन प्ले मतलब लिखने के लिए मिला है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे द पॉट ऑफ फू, ये ट्रान आन हंग और डायरेक्टर हैं उनको मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है ड्राई ग्रासेस फिल्म के लिए मरवे दिजदार, उन्हें मिला है। ठीक है, बेस्ट एक्टर मैंने बताया कोजी याकुशो फिल्म परफेक्ट डेज के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये अवार्ड फ्रांस में आयोजित किया जाता है, ये अवार्ड मिला है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और जो मैराथन वीडियो है 2023 का पूरे साल का वो भी देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। ओके, कल मिलते हैं, बाय।